नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से हम एक बड़ी स्टोरी के साथ हाजिर हो गए। पूरी की पूरी सरकार बौखलाई हुई है। पूरी की पूरी सरकार उतर गई है एक आदमी का जवाब देने के लिए। लंबे लंबे वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं, लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है, और सिर्फ 1.5 मिनट, शिव जी सिर्फ 1.5 मिनट, यानी आप मान के चल लीजिए 1.5 मिनट से भी कम, 1 मिनट 51 सेकंड, यानी 111 सेकंड के वीडियो ने पूरी की पूरी मोदी सरकार के पूरे इकोसिस्टम, मोदी सरकार किस तरह से झुक गई है, दब गई है, इस देश के 144 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, उस 111 सेकंड के वीडियो ने सब कुछ एक तरह से खोल कर रख दिया है। उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये तमाम चीजें हम एक एक करके अपनी इस स्टोरी में दर्शकों को बताएंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। अभी क्या चल रहा है कि जैसे कोई सरकार से सवाल पूछे कि हमें लखनऊ जाना है, हमें रास्ता बता दो, तो उसे बताया जाता है कि आप यहां से भोपाल चले जाइए और भोपाल से चित्रकूट एक्सप्रेस लखनऊ आती है, बस लखनऊ आ जाइए। तो फिर संतोष जी ने सवाल दागा कि भैया यहां से 550 किलोमीटर है लखनऊ, तो फिर हम भोपाल होके क्यों जाए? तो उन्होंने कहा भोपाल होके न जाओ तो फिर यहां से देहरादून चले जाइए और देहरादून से एक लिंक एक्सप्रेस लखनऊ जाती है। उसने कहा भैया यहां से 250 किलोमीटर पहले देहरादून जाए फिर जाएं, तो हमें ऐसा क्यों जाए? तो उन्होंने कहा अगर उधर भी नहीं जाना चाहते हो तो यहां से आगरा चले जाइए, एक मरधर एक्सप्रेस आती है उस पर बैठ के चले जाइए। बहरहाल उसने सीधा रास्ता लखनऊ का नहीं बताया, 250 रास्ते गिना दिए। उसने ये नहीं कहा कि आप दिल्ली से एक रात को एसी एक्सप्रेस है, वंदे भारत है, शताब्दी है, गोमती है, कई ट्रेनें हैं जिनमें बैठ के आप लखनऊ जा सकते हो। ये ठीक उसी प्रकार का उदाहरण है। अगर आप न समझ पाए हो तो और सरल कर देता हूं। बेटा परीक्षा देने गया, परीक्षा देकर वापस आया, फिर रिजल्ट आया। बाप ने बेटे से पूछा बेटा बता तेरा रिजल्ट क्या है? तो उसने कहा सरपंच का लड़के फेल हो गया। उसने कहा सरपंच के लड़के से तेरा क्या मतलब, तू अपना रिजल्ट बता। उन्होंने कहा प्रधान का भी लड़का फेल हो गया। उन्होंने प्रधान के लड़के के रिजल्ट से तेरा क्या लेना देना है, तू अपना बता। तो उन्होंने कहा जब सरपंच का फेल हो गया, प्रधान का फेल हो गया, तेरा लड़का कैसे पास हो जाता? कुल मिला के बात यह है कि मुद्दे पर नहीं आएंगे। मैंने 2 उदाहरण इसलिए आपको दी कि हम पूछ रहे हैं नाक में दिक्कत हो रही है तो कह रहे हैं हड्डी के डॉक्टर को दिखा लो। ये तो आप वर्षों से देखते आ रहे हो। भारत सरकार का 2014 के बाद सूचना विभाग की खबर होगी तो रक्षा मंत्री संबोधित करेंगे, रक्षा विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो गृह मंत्रालय करेगा, गृह मंत्रालय की कोई बात होगी, हालांकि वो एक ताकतवर मंत्री का है तो उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम और मंत्रालय ले लेते हैं। कृषि मंत्रालय की होगी तो पीयूष गोयल कर देंगे, कॉमर्स मंत्री। भाई गृह मंत्रालय से थोड़ा डरना चाहिए। कल ही तो अमिताभ कांत उठाए गए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे हो जाने क्या क्या एक लेटर लिख दिया था, तो थोड़ा सा समझ के भी बोलना पड़ेगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि हमें बता दीजिए हुजूर, अमेरिका की ट्रेड डील में किसानों का हित कितना आपने बेचा है। उस पर कोई नहीं बोलता। कोई कह रहा राहुल गांधी संसद सदस्यता ले लो, कोई कहता है वो अर्बन नक्सल है, कोई कह रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ। और जो बोल रहे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सरेआम देश में दंगा भड़काने के लिए बोल दिया था। वो लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोलते हैं। कपास पर देर रात कॉमर्स मंत्री ने एक बड़ी गंभीर टिप्पणी कही, जाने क्या क्या राहुल गांधी के खिलाफ आरोप चढ़ दिए। राहुल गांधी ने इस आरोप पर एक वीडियो जारी कर दिया जिसका संतोष जी जिक्र कर रहे थे, और उस वीडियो के आने के बाद बीजेपी आरएसएस दोनों में उठा पटक मची हुई है। ठीक उसी तरीके से जब दूध उबाल पर आ जाता है तो भगोने में रुकता नहीं है, तभी रुकता है जब पानी का छींटा मारो। बिल्कुल। और इसमें बड़ा बवाल क्या मारे कौन? शिव जी, बड़ा बवाल क्या मचा हुआ है। बीजेपी और संघ की एक पॉलिसी रही है
संघ का छोड़ दीजिए, बीजेपी कहता हूं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी आने के बाद, कि अगर विवाद बढ़ता है, यानी कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जिसमें फंस जाए, चेहरा दिखाने के लिए सारे मंत्री आगे आ जाएंगे। जिसमें फंसते हुए नजर आएंगे तो उसमें हमारे वाणिज्य मंत्री कहेंगे कि भैया विदेश मंत्री से पूछो, विदेश मंत्री कहेंगे वाणिज्य मंत्री से पूछो, कुल मिला के जनता को ये इधर उधर घुमा रहे हैं। अब यहाँ पे हालत ये हो गई है शिव जी कि जो दबा देते थे खबरों को, भैया सरकार रिएक्ट नहीं करेगी, बीजेपी रिएक्ट नहीं करेगी, मीडिया पूछेगी, मीडिया चलाएगी, तो उसके लिए बीजेपी कार्यालय में अनिल बलूनी बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में जोशी साहब बैठे हुए हैं, तो चीजें चलेंगी नहीं, मीडिया उसको चलाएगा नहीं। इस बार सरकार के अंदर ऐसी भयावह स्थिति हो गई है कि आ बैल मुझे मार करते हुए हरदीप सिंह पुरी चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उन्होंने कहा हाँ मैं मिला हूं, लेकिन मैं इसलिए मिला, मैं उसलिए मिला। रहे किसी लिए भी मिले हो, फिर किसी ने डाल दिया कि भैया आप तो कह रहे हो कि प्रतिनिधि मंडल में मिला था, बॉस के साथ गया था, ये तो कॉफी पीने गए थे आप। फिर जैसे ट्रेड डील में सरकार फंसती हुई नजर आई, एक के बाद बैक टू बैक पीयूष गोयल इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे। जितना वो इंटरव्यू दे रहे थे उतना सरकार को फंसा रहे थे, जितना हरदीप सिंह पुरी इंटरव्यू दे रहे उतना वो सरकार को फंसा रहे हैं। अब वो पीयूष गोयल जवाब देने के लिए आए और उसी जवाब में वो फंस गए जिसको राहुल गांधी ने फंसा दिया। पीयूष गोयल से कहा गया कि भैया बांग्लादेश में तो जीरो है, तो पीयूष गोयल ने अपनी कुछ दिन पहले की बात, उनका रिएक्शन बता रहा हूं, उन्होंने कहा नहीं बांग्लादेश पे जीरो है और हमारे साथ भी ऐसा ही है कि हम अगर अमेरिका से कपास आयात करेंगे तो हमारा जो टेक्सटाइल का सामान जाएगा वो जीरो टैरिफ पे जाएगा। भैया मतलब एक समझदार आदमी शिव जी मैं कहूं, मेरी और आपकी बात तो छोड़ दीजिए, मैं 11 ये सीए और चार्टेड अकाउंटेंट सबकी बात भी छोड़ दीजिए, एक 11वीं क्लास के इकोनॉमिक्स के बच्चे को भी अगर आप ये कहोगे कि क्या ऐसा समझौता करना चाहिए तो कहेगा पागल हो क्या, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बस पीयूष गोयल ने फंसा दिया। अब कैसे फंसाया, वो कह रहे हैं कि भैया बांग्लादेश खरीदेगा कपास तो उस पर 0% टैरिफ है। मतलब वो हमें कह रहे हैं कि हम अमेरिका से कपास खरीदे, उससे कपड़ा बनाए और फिर अमेरिका को बेचे तो 0% टैरिफ होगा। लेकिन फिर जो हमारे देश में करोड़ों किसान जो कपास का उत्पादन और खेती कर रहे हैं उनका क्या होगा। और फिर दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका से ना खरीदे तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे 18% का टैरिफ है, बांग्लादेश पे है नहीं, हमारा कंपटीशन बांग्लादेश के साथ ही है, तो फिर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले कामगारों का क्या होगा, एक्सपोर्टर का क्या होगा। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, यही सवाल बार बार उठ रहा था। पीयूष गोयल ने खुद ही अपनी गलती एक तरह से सामने रख दी और उसके बाद शिवजी 111 सेकंड के वीडियो ने कैसे कलई खोल दी है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि जरा दर्शकों को दिखा दीजिए, वो 111 सेकंड का वीडियो के बाद खलबली मच गई है बीजेपी में, आरएसएस में कि भैया अब हम 5 कैसे करोड़ बचाएं परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। यह है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। जी संतोष जी, आपने सुन लिया वीडियो। अब इस वीडियो पर पहला कमेंट आपका क्या है, क्योंकि पीयूष गोयल कुछ और बता रहे हैं और इसमें तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि हमें बता दो कि भारतीय किसानों की पोजीशन क्या है। नहीं, पोजीशन तो एक जगह तो गड्ढा हो ही गया है।
बांग्लादेश अब हमसे जो खरीदता था हमारे किसानों का कपास, वो अब अमेरिका से खरीदेगा, तो हमारा एक जगह नुकसान तो हो ही गया। अब हमारे पास एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति है कि या तो आप किसान जो है हमारे कपास के, वो भुखमरी के कगार पर जाएंगे, या हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिव जी मैं बता दूं, ये भले ही रोजगार की बात करे, बाकी बात करे, इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली जो इंडस्ट्री, जो सेक्टर आता है, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री। करोड़ों लोग सड़क पे आ जाएंगे शिव जी, करोड़ों लोग सड़क पे आ जाएंगे। ये इस तरह का समझौता किया है। और एक चीज आप समझिए कि ये जब चीजें सामने आती हैं, जब राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम सरकार का आ जाता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। भैया, इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को इस बात से मतलब नहीं है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, कि पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं, कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, कि शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे हैं। न हमें, न संतोष पाठक और न शिव कुमार मिश्रा को, न राहुल गांधी से मतलब है, न नरेंद्र मोदी से मतलब है। हमें तो मतलब सिर्फ एक बात से है शिव जी, कि ये जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए, इन सवालों का जवाब आप तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ दे। फिर सरकार क्या कहती है, राहुल गांधी झूठ बोले। अरे झूठ, उस चीज को हम साइड करते हैं। आप हमें बताओ भाई कि ये जो समझौता आपने अमेरिका के साथ किया है, ये हमारे देश के हित में कैसे है। राहुल गांधी ने एक बात बिल्कुल सही कही कि हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर को पता नहीं है कि बांग्लादेश कहां चला गया है। उनको शायद ये भी ना पता होगा कि कॉटन का एक्सपोर्ट जो है वो भारत बांग्लादेश को करता है। हम अपने देश की इकोनॉमी को चौपट करने जा रहे हैं। और दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति को इस देश की जनता ने चुना या नहीं चुना, वोट चोरी में उसको अलग रख देता हूं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हैं। दुर्भाग्य से इस देश की जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया है, वो व्यक्ति इस तरह से सरेंडर कर रहा है। राहुल गांधी के आरोपों में यहां दम लग रहा है, क्योंकि अगर कोई मजबूरी नहीं होती तो एक सामान्य सी समझ रखने वाला व्यक्ति भी कम से कम भारत के हितों को नुकसान पहुंचाते हुए ऐसा समझौता अमेरिका के साथ या किसी भी देश के साथ नहीं करता। सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। मंत्री एक के बाद एक अपना ही सेल्फ गोल करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह अब तक गायब थे शिव जी। कल मैंने एक स्टोरी करी कि भैया अमित शाह कहाँ गायब है, चाणक्य कहाँ गायब है, और प्रधानमंत्री नाराज थे। कल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की मीटिंग में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि देर रात जो है वो दो मंत्रियों को वीडियो जारी करना पड़ा। पीयूष गोयल ने जारी किया, फिर उसके बाद आपके शिवराज सिंह चौहान ने जारी किया, और आज जो है अमित शाह फाइनली इस सीन में आ गए। वो पुडुचेरी गए थे, वहां वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, और बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी, लेकिन आंकड़ों को नहीं बताया। तो बीजेपी के अंदर एक ऊहापोह की स्थिति है। एपेस्टीन फाइल्स के बाद शिव जी, दुनिया भर के 1 दर्जन से ज्यादा देशों में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं मंत्रियों के, अधिकारियों के। धड़ाधड़ जांच की कार्रवाई शुरू हो रही है। कई देशों में पूर्व प्रधानमंत्री तक चपेटे में आ गए हैं, राज परिवार से जुड़े लोग चपेटे में आ गए हैं। और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की बात करूं तो इस दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र और इस दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र जो है, उस देश का मुखिया ही जिम्मेदारी तय करने को तैयार नहीं है। एपेस्टीन फाइल में नाम आने के बाद नरेंद्र मोदी भी बने हुए हैं, और ताज्जुब की बात तो यह है कि उनके मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने स्वीकार कर लिया, वो भी मंत्री बने। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। अभी अभी जस्ट 1 मिनट पहले सोशल मीडिया में कुछ बात कर रहा था, तो मेरे सामने एक गिरिराज सिंह का वीडियो आ गया, एएनआई ने डाला है। गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर अफवाह फैला रहे हैं, जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं। पत्रकार ने उनसे पूछा कौन सी अफवाहें हैं। गिरिराज सिंह, उन्हें मुसलमानों की चिंता है। पत्रकार ने फिर पूछा भाई ये बताइए मंत्री जी वो कौन सी अफवाहें फैला रहे हैं। गिरिराज सिंह बोले वे वंदे मातरम पर चुप हैं। हमने अभी आपको उदाहरण दिया था, उसमें अगर जरा सा भी गलत हो, किसानों के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, तो आप ये बताइए किसानों की अफवाहें क्या है। वो वंदे मातरम पर चुप हैं, ये किसानों का मुद्दा है। वो मुसलमानों की चिंता करते हैं, ये किसानों का मुद्दा है। क्या यार, सरकार को जोकरों की सरकार बना दिया है। डमरू बाजने लगता है, जोकर नृत्य करने लगता है। लेकिन इस बार आपने देख लिया होगा ये सारे जोकर फेल हो गए। जितनी छीजा लेकर निशिकांत दुबे की इस बार सोशल मीडिया पर हुई है संतोष जी। एक बात और बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो कहते हैं कि झटका मटन के प्रचारक और हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान एक्सपर्ट, धार्मिक रिलीजियस मामलों के एक्सपर्ट, ये जो गिरिराज सिंह साहब है ना, उसी टेक्सटाइल के मिनिस्टर है जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करोड़ों लोगों की नौकरी पर खतरा पैदा हो गया।
ये टेक्सटाइल मिनिस्टर है, इनको पता नहीं है कि बांग्लादेश क्या फैसला कर चुकी है कि भारत से कपास नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे। ये टेक्सटाइल मिनिस्टर है, इनको पता नहीं है कि इस देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे कितना बड़ा संकट आने वाला है। ये टेक्सटाइल मिनिस्टर है, लेकिन ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। ये टेक्सटाइल मिनिस्टर है, ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, ये तुष्टीकरण की बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भैया जो करोड़ों लोगों की नौकरियों पर, शिवजी, रोजगार पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसमें ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं, ऑन एन तो वो एवरेज तो बता देता हूं। एआई मंत्री हैं, नेहरू जी के एआई से फोटो बना के हाँ, डालने वाले एआई हाँ, मंत्री हैं। नहीं, मोटे तौर पे मैं बता देता हूं कि जो नौकरियां जाएंगी उसमें 70% के लगभग हिंदू होंगे शिव जी, 70% के लगभग हिंदू होंगे। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि इवन जो इस सेक्टर में आप बहुत सारी चीजें, हम साड़ियां, बनारसी साड़ियां हम इम्पोर्ट करते हैं, वाराणसी में अगर आप चले जाएंगे तो वहां निश्चित तौर पर आप 50-50 का रेशियो रख सकते हैं, लेकिन वहां भी 50% हिंदू अफेक्ट होंगे। तो ये नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि ये वो पाकिस्तान देश वक्त एक्सपर्ट है, हिंदू वो देश मुसलमान वक्त एक्सपर्ट है। हिंदू नहीं होंगे, वो देश वक्त हिंदू नहीं होंगे, वो देश के लिए जिम्मेदार हिंदू नहीं होंगे। ऐसा हाँ, ये थोड़ी है कि इनके पास अ, कोई मशीन आ गई होगी तो कह सकते हैं हम। अरे वो फर्जी वोटर समझ लेते हैं, वो घुसपैठिया समझ लेते हैं, किसे घुसपैठिया बनाना है समझ लेते हैं। कहाँ आप संतोष जी आज भी इस नए तकनीकी युग में उन्होंने कितने फोटो शेयर कर दिए आपको एआई से बना बना के, और बताया गया है कि कानून आ गया कि एआई से किसी ने अगर फर्जी फोटो बनाया और उसने गलत तथ्य प्रस्तुत किए तो उसको सजा होगी। अब इनको होगी कि नहीं होगी वो तो वो तय करेंगे, लेकिन अगर संतोष पाठक जी कोई अगर बना के डाल देंगे तो सजा जरूर होगी। शिव कुमार मिश्रा कोई बात। तीर्थ के लोगों को अब ये समझिए क्या मजाक बना रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ जी ने जो शंकराचार्य को लेकर कहा, हालांकि उन्हीं शंकराचार्य को लेकर 2 अप्रैल 2024 गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट ने पोस्ट किया जिसमें उनको जगत गुरु शंकराचार्य लिखा गया है। तो एक मठ के महंत जो मुख्यमंत्री बन गए, अब वो ये कह रहे हैं कि मैं तय करूंगा कौन शंकराचार्य है कौन नहीं। और दूसरे जो दिल्ली में बैठे हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रख दिया है। अब शिव जी, इस देश के करोड़ों सनातन प्रेमियों से मैं एक ही सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक ही सवाल, ऊपर से नीचे तक आइए। वैष्णो देवी, तमाम संतोष जो जी मैं शक्ति, संतोष जी मेरा एक सवाल सम्मिलित कर दीजिए, ये तीर्थ कैसे हो जाएगा प्रधानमंत्री का आवास? वही उसी पे आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी, तमाम शक्तिपीठ, तमाम केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित जो तमाम अन्य धार्मिक जगह है, आप उज्जैन चले जाइए, आप ओमकारेश्वर चले जाइए, आप महाकालेश्वर चले जाइए, आप महाराष्ट्र में जो ज्योतिर्लिंग है चले जाइए, दक्षिण भारत में जो ज्योतिर्लिंग है वो चले जाइए, रामेश्वरम चले जाइए, ये सब तीर्थ है। लेकिन एक ऐसी जगह जिसमें एक व्यक्ति इस देश की जनता के वोट के बल पर कुछ सालों के लिए प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा, जिसको जनता का सेवक होना चाहिए, उसने अपने कार्यालय का नाम तीर्थ रख दिया। तीर्थ में तो भगवान बैठते हैं। क्या कहना जनता चाहते हैं के मोदी जी, मालिक मैं है, इसमें भगवान हूं? अभी भी आप नहीं समझते हो। एक भी मोदी जनता क्या के कहना मुद्दे की चाहते हैं बात कि मैं न भगवान सुनते हो, जनता के रोजगार की बात न सुनते हो, महंगाई की बात नहीं सुनते हो, बढ़ते रुपया पर न बोल गिरते रुपया पर न बोलते हो, डीजल पेट्रोल की कीमत पर न बोलते हो, गैस के सिलेंडर पर न बोलते हो, तेल की कीमतों पर न बोलते हो, किसी चीज पर बोलते हैं? दाल की कीमत पर न बोले, कपास पर न बोले, खेत पर न बोले, खलिहान पर न बोले, मकान पर न बोले, दुकान पर न बोले, किस पर बोलते हैं? किस पर बोलते हैं? है जवाब किसी के पास? और भगवान कर दिया उन्होंने, अपने आप को तीर्थ बना दिया उन्होंने अपने कार्यालय को। अरे नॉन बायोलॉजिकल तो वो बहुत दिन पहले से है, आप क्यों बार बार उन पर आरोप लगाते हो? नहीं नहीं, मैं उन पर नहीं लगाता, मैं तो इस देश के करोड़ों सनातन प्रेमियों से पूछना चाहता हूँ, मैं तो ये इस जानना देश चाहता के हूं मठों कि के महंतों, साधु, सन्यासियों से पूछना चाहता हूं, जो घर घर घूमकर बीजेपी की अलग जगा रहे थे, हिंदू राष्ट्र की अलग जगा रहे थे, अभी तक उनका बयान नहीं आया है कि एक नेता के कार्यालय का नाम आप तीर्थ कैसे रख सकते हो। और मैं फिर दोहरा दूं, प्रधानमंत्री व्यक्ति होता है शिव, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, देश के लिए भी काम कर सकता है, कई बार देश के खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन जो कुछ भी हो, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति होता है और जो भी काम करता है उससे गलतियां होती। निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कह सकता कि जवाहरलाल नेहरू ने इतने सारे काम किए, इंदिरा गांधी ने किए, राजीव गांधी ने किए, लाल बहादुर शास्त्री ने किए, मोरारजी देसाई ने किए, अटल बिहारी वाजपेयी ने किए, चंद्रशेखर ने किए, वीपी सिंह ने किए, चौधरी चरण सिंह ने किए, नरसिम्हा राव ने किए, एच डी देवगौड़ा ने किए, इंद्र कुमार गुजराल ने किए। इन तमाम नेताओं ने, या अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत सारे काम हुए, गलतियां कम हुई होगी, ज्यादा हुई होंगी। तो ऐसा व्यक्ति जहां जो जगह पर बैठ के सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है,
उस कार्यालय के नाम को हम तीर्थ कहेंगे? कहाँ है इस देश के साधु संत सन्यासी सनातन की बात करने वाले हिंदू प्रेमी? वो क्यों नहीं इस बात पे सवाल उठा रहे? मैं तो अब दर्शकों से ये सवाल पूछूंगा कि आप कम से कम जागिए। हम तीर्थ में जाते हैं अपने पापों का हिसाब करने। हम बद्रीनाथ धाम तीर्थ जाते हैं, हम बाबा विश्वनाथ के दरबार में बनारस तीर्थ जाते हैं, हम हरिद्वार जाते हैं, हम प्रयागराज जाते हैं, हम महाकाल जाते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम कालिका जी जाते हैं, हम खाटू श्याम जाते हैं, हम बालाजी धाम जाते हैं। हम क्या आप सब लोग सेवा तीर्थ पहुंचेंगे? और मैं तो इस देश के उन सभी धर्म प्रेमियों से सवाल करता हूं, उन सभी धर्माचार्यों से सवाल करता हूं। मुझे तो राम भद्राचारी के इस पर कटाक्ष की इंतजार है। वो इस पर कब कटाक्ष करेंगे? कैसे रख लिया प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ भवन? तीर्थ का मतलब नहीं मालूम है, तीर्थ का ता नहीं जानते हैं। वो व्यक्ति सेवा तीर्थ में करेंगे क्या? आप समझिए। ये तो ठीक उसी तरीके से है कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो योगी जी उनका मकान गंगा जल से धुलवाते हैं। फिर भी पिछड़े और दलित नहीं समझो, मत समझो, अब यूजीसी समझो। योगी आदित्यनाथ की आज वेबसाइट पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक आर्टिकल निकाल के रख दिया सबके सामने, जो आरक्षण का कुछ मसला है। हालांकि ऐसे मुद्दों पर हम बात नहीं करते हैं, हम तो सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। हम तो इस देश में आरक्षण भी नहीं चाहते, हम तो इस देश में गरीब भी नहीं चाहते, हम दलित भी नहीं चाहते हैं, पिछड़ा भी नहीं चाहते हैं। हम किसी का विरोध भी नहीं करते, हम किसी के समर्थन में भी नहीं खड़े होते हैं। हम तो सिर्फ इस बात का विरोध करते हैं कि कम से कम आप घटिया से घटिया बात करके हम सबको बांटिए मत। पहले हिंदू बनाइए, फिर कहिए कि आप दलित पिछड़ों को ये कानून है, सवर्णों को ये कानून है। ये बांटिए तो मत। अब तीर्थ बन गया है, देखेंगे प्रसाद में क्या मिला करेगा। तीर्थ में कौन से लड्डू होंगे, असली घी के होंगे, नकली घी के होंगे, उसके वो क्या बोलते हैं, हम तो भूल जाते हैं, बटर के होंगे कि मक्खन के होंगे, रिफाइंड के होंगे कि डालडा के होंगे। ये देखेंगे तीर्थ से लड्डू कैसे मिलेंगे। अभी तो लड्डुओं की जरूरत है, रोजगार के लड्डू हो, शिक्षा के लड्डू हो, स्वास्थ्य के लड्डू हो, महंगाई के लड्डू हो, गिरते रुपया के लड्डू हो, बढ़ते गैस के सिलेंडर की कीमत के लड्डू हो। तीर्थ से तो लड्डू आते हैं, मुझे देखना पड़ेगा कौन से लड्डू आएंगे। और दर्शकों से कहूंगा कि बताइए कौन से लड्डू खाने। तीर्थ से उम्मीद लड्डुओं की कीजिए, लड्डू नहीं आए तो फिर तीर्थ पर हमला भी करने के लिए तैयार रहिए, सवाल भी करने के लिए तैयार रहिए। ये चुपचाप कानों में तेल डालकर काम नहीं चलेगा कि जो कुछ बैठ जाते हैं शाम को एंकर, लगती है कथावाचक बैठे हुए हैं और दृष्टांत देना शुरू करते हैं, रामायण से महाभारत और द्वारका से फलाने जगह तक चले जाते हैं, लेकिन उनकी ढोल में पोल है, कुछ नहीं है उनके पास। हवा हवाई, सब गुणा गणित फार्मूला। उन्होंने बता दिया 25 लाख कर्मचारी हैं अडानी के में, टोटल 17,000 कर्मचारी हैं। ऐसा भी ज्ञान नहीं है। ये अज्ञानी लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, जिन्हें ज्ञान के नाम पर जीरो है, कुछ नहीं पता। एक साथी थे, वो बता रहे थे 25 साल हो गए हमें प्रधानमंत्री का मतलब लोकसभा सचिवालय करते हुए। भैया 60 साल उम्र होगी, 25 साल तुमने कर ली, 10-12 साल से सुना जा रहा है कि संपादक भी हो चैनलों के, तो क्या वहीं पड़े रहे लोकसभा ही में और बोले बिना नागा किए। अगर उन्हें दस्त लग गए तो उन्होंने लोकसभा में ही दस्त किया, इधर उधर नहीं गए। क्या बना दिया है आदमी को। फिल्म में बता सुना था आदमी खिलौना है, यहां तो हर आदमी ने खिलौना बना दिया है। और हमारे कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि तुम क्या घंटा जानते हो। उन्हें पता है कि तुम घंटा नहीं जानते हो, तुम 24 घंटा झूठ परोसते हो। हमारे दिए हुए पैसों की खनक पर उतना ही नाचते हो जितना हम ढीला छोड़ते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो मुझे जरूर बताएं कि आप इन बातों से कितना सहमत हैं। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।